हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने लिया था साख नियंत्रण की विधियों के पहले पार्ट को। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां क्या होती हैं और इसके कौन कौन से तरीके हैं और ये किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करती है। आज हम ले रहे हैं साख नियंत्रण की विधियों का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लेंगे चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण या क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और अन्य उपाय। मतलब इसके अलावा इन दोनों विधियों के अलावा कौन कौन सी विधियां हम काम में ले सकते हैं वो सारा आज हम पढ़ेंगे साख नियंत्रण के सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम लेते हैं गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण। तो सबसे पहले तो ये जाने कि गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण होता क्या है। जैसे परिमाणात्मक विधियों में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक जो है ऐसी विधियों को काम में लेता है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा नियंत्रित होती है। लेकिन गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण की जो विधियां हैं इसमें केवल उन विधियों को शामिल किया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। तो मुख्य रूप से हमारे अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। प्राथमिक क्षेत्र या उसमें कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं आती हैं। दूसरा औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र होता है और तीसरा सेवा क्षेत्र। तो यदि मान लो कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करना है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, उस क्षेत्र में ऐसे उपायों को अपनाएगा जिनकी सहायता से कृषि क्षेत्र में केवल साख की मात्रा नियंत्रित हो, अन्य क्षेत्रों पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। या केंद्रीय बैंक को उद्योगों में साख की मात्रा को नियंत्रित करना है तो उस क्षेत्र में उपायों को अपनाएगा जिससे कि उस क्षेत्र में साख की मात्रा नियंत्रित हो जाए। या सेवा क्षेत्र में करना है तो सेवा क्षेत्र में उन उपायों को अपनाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों में अंतर क्या है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां क्या होती हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था में जिसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और वो पूरी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। जबकि गुणात्मक या चयनात्मक विधियां या इसको क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेथड भी कहते हैं, इसमें ऐसी विधियों को लेते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में साख को नियंत्रित करती हैं। तो इसमें दोनों में जब कई बार 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है कि गुणात्मक और परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों में क्या अंतर है, तो इनमें मुख्य रूप से यही अंतर है कि जो परिमाणात्मक विधियां हैं वो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, जबकि गुणात्मक विधियां जो है किसी विशेष क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। जिस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करना है केवल उसी क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या दी है। तो इसके अंतर्गत बैंक के नकद कोषों को प्रभावित किए बिना किसी विशेष क्षेत्र में साख को नियंत्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत साख के प्रवाह को उन आर्थिक क्षेत्र की तरफ जाने से रोक दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था के हित में न हो। ये उपाय देश में समस्त मुद्रा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते, अपितु उनके स्थान पर मौद्रिक व्यय के कुछ क्षेत्र को चुनकर उनमें मौद्रिक व्यय की वृद्धि या कमी करने के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये किसी विशेष क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 विधियों को लेंगे। ऋण की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, उपभोक्ता साख नियंत्रण या साख की राशनिंग कर सकती है सरकार, की साख की राशनिंग कर दे या उधार की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दे। जिस क्षेत्र में साख को नियंत्रित करना है वहां पर या तो उधार की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दे कि इससे ज्यादा उधार यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अब लेते हैं हम कि दूसरे, अब हम लेंगे अन्य उपाय। अन्य उपायों में 3 उपायों को लेंगे। एक तो नैतिक प्रभाव लेंगे और दूसरा कि केंद्रीय बैंक प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी नीतियों को प्रचारित करता रहता है जिससे व्यापारिक बैंक को उसके बारे में जानकारी मिल जाए और व्यापारिक बैंक उन क्रियाओं को अपना ले। या फिर यदि मान लो इन उपायों से कोई बैंक नहीं मानता है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है या प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या कर सकते हैं, उन बैंकों को ऋण देने से केंद्रीय बैंक या सुविधाएं देने से केंद्रीय बैंक मना कर सकता है। तो अब हम पहले लेंगे कि गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण की जो विधियां हैं वो क्या है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं कि ऋण की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा क्या है कि बैंक जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति के बाजार मूल्य से कम राशि का ऋण देते हैं ताकि उसके बाजार मूल्य में कमी आने पर हानि न हो या कम से कम हो।
प्रतिभूति के जितने भाग को बैंक अपने पास रखता है उसे हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। यह साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपाय है जिसमें कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली साख का नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानें कि ऋण की सीमांत आवश्यकता का मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कि जब हम बैंक जाते हैं तो बैंक जितना, यदि मैंने 10 लाख रुपए का कर्जा लेना है तो बैंक मुझसे उससे ज्यादा पैसे की संपत्ति अपने पास रखता है। बैंक ऐसे ही उधार नहीं देता, बैंक क्या करता है, उसके पीछे एक जमानत रखता है ना। किसी का आपको होम लोन लेना है तो घर के कागज रख लेंगे या कोई और चीज अपनी रख लेंगे। तो इस तरह से बैंक जो भी ऋण देता है उसके पीछे एक जमानत, जमानत का मतलब उसके पीछे एक निश्चित प्रतिशत रखता है, जितना कर्जा देता है उससे ज्यादा अनुपात में अपने पास हमारी संपत्ति को रखता है। तो जितनी ज्यादा संपत्ति रखता है उस भाग को हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता। यदि 10 लाख का मुझे लोन चाहिए और बैंक ने कहा कि 15 लाख की संपत्ति रखो, तो वो जो संपत्ति उसने रखी वो कहलाती है सीमांत आवश्यकता। अब बैंक को यदि मान लो कि ये चाहता है बैंक कि जो संपत्ति है, कहें कि ये प्रॉपर्टी वाली जो है इसमें कीमतों में कमी आए, यहाँ पर साख की मात्रा नियंत्रित हो, तो बैंक क्या कर सकता है कि यदि होम लोन किसी ने घर के लिए कर्जा लेना है तो बैंक क्या कर सकता है, 10 लाख का ऋण लेना है तो उससे 20 लाख की संपत्ति रखवा सकता है। मतलब पहले 15 लाख की रखवा रखा था, अब 20 लाख की रखवा ली। तो जिस व्यक्ति के पास 20 लाख की संपत्ति नहीं होगी उसको 10 लाख रुपए कर्जा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में ज्यादा लोग ऋण नहीं ले। तो जिस क्षेत्र में भी यदि कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बैंक को साख को नियंत्रित करना है तो कृषि क्षेत्र में इस सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन कर सकता है। यदि किसी और क्षेत्र में करना है तो दूसरे क्षेत्र में वो ऐसा कर सकता है। तो केंद्रीय बैंक जो है ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन के द्वारा क्या कर द्वारा उसमें साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। मतलब जिस भी क्षेत्र में साख को नियंत्रित करना है उस क्षेत्र में इस सीमांत आवश्यकता को बढ़ा सकता है, और बढ़ाने से क्या होगा, लोग जो है उसको कम कर्जा लेंगे और कम लेंगे, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में साख की मात्रा नियंत्रित हो जाएगी। इसके विपरीत स्थिति में यदि साख को का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, उस क्षेत्र में सीमांत आवश्यकता जो है उसमें कमी कर सकता है। पहले 10 लाख के कर्जे के लिए 15 लाख रुपए यदि मान लो बैंक रखता था अपने पास, तो अब बैंक क्या कर सकता है, 12 लाख की संपत्ति अपने पास रख ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति ज्यादा उधार लेंगे और ज्यादा उधार लेंगे तो उस क्षेत्र में साख का विस्तार होगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। तो इस तरह से ऋण की सीमांत आवश्यकता समझ आई कि ऋण की सीमांत आवश्यकता का मतलब है कि बैंक जो है वो जमानत के रूप में काफी संपत्ति मतलब जितना उधार लेते हैं उस उधार के बदले बैंक जो है, बैंक में हमको एक जमानत रखनी पड़ती है। उस जमानत में जितनी वृद्धि, मतलब कहें कि जितना ऋण लेना है उससे ज्यादा की संपत्ति बैंक अपने पास रखता है, तो उसमें परिवर्तन करके बैंक क्या कर सकता है, उसमें कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है। तो उसमें परिवर्तन के द्वारा केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा है उपभोक्ता साख नियमन, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। ये जो उपभोक्ता साख नियमन है, मतलब बैंक जो क्या करते हैं, आजकल टिकाऊ जो उपभोक्ता वस्तुएं उनके लिए कर्जा देते हैं। तो यदि सरकार चाहती है कि इस पर नियंत्रण लगे, उपभोक्ता साख को नियंत्रित करना चाहता है, तो जो ऋण लिया जाता है उस पर बैंक क्या कर सकते हैं, जैसे हम किस्तों में ऋण ले रहे हैं तो अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकता है कि इससे ज्यादा ऋण नहीं मिलेगा। या जो कुछ भाग क्या करते हैं, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसका कुछ भाग तो नकद देना पड़ता है और कुछ हम उधार ले। मान लो हम कार लेने गए तो हम क्या करेंगे, उसका यदि 5 लाख की कार है तो हमने क्या किया, पहले 1 लाख रुपया जमा कर दिया और 4 लाख रुपए बैंक ने दे दिया। अब बैंक ये चाहता है कि कार बहुत ज्यादा खरीदी जा रही है और उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसे स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है कि अब कहेगा कि 2 लाख रुपए पास नकद दो और 3 लाख का कर्जा मिलेगा। तो अब जिस व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए नहीं होंगे वो बैंक से उधार ले ही नहीं पाएगा, नहीं लेगा तो कार नहीं खरीद पाएगा। तो इसी तरह की व्यवस्था क्या कर सकता है, हर क्षेत्र में कर सकते हैं। या ऋण ये कह दे बैंक की जो किस्त होगी उसकी जो है वो अधिकतम सीमा निर्धारित कर दे, कि पहले ये था कि भाई 10,000 की किस्त भी बन जाएगी, अब बैंक कहे कि भैया 20,000 की किस्त बनेगी तो ही आपको ऋण मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा इतना पैसा, तो वो भी नहीं लेंगे।
तो इसी तरह से उपभोक्ता साख नियमन होगा, मतलब उपभोक्ता टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए जो ऋण लिया जाता है उसमें उस पर नियंत्रण लग जाएगा। और व्यक्ति जिसके पास ये जिस क्षेत्र में मान लो मकान है, जमीन के क्षेत्र में केंद्रीय बैंक सरकार ये चाहती है कि नियंत्रण लगे तो उस क्षेत्र में कर सकती है। या ये उपभोक्ता वस्तुएं हैं, टीवी, फ्रिज, कार, ये सब खरीदने के लिए हम ऋण लेते हैं, तो उस पर नियंत्रण लगाना है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, उस क्षेत्र में इस नियम को लागू कर सकता है कि अधिकतम सीमा निर्धारित कर दे कि इससे ज्यादा आपको ऋण नहीं मिलेगा, या खरीदने के समय ज्यादा पैसा देना पड़े, या ऋण का भुगतान आपको कितनी अवधि में करना है ये निश्चित कर दे। तो इन सब पर केंद्रीय बैंक जो है वो इनमें परिवर्तन करके या इन पर नियंत्रण करके उस क्षेत्र में साख को नियंत्रित कर सकता है। अब तीसरा तरीका है साख का राशनिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों की साख संबंधी मांग को पूरा करता है। इसमें बैंक क्या कर सकता है, प्रत्येक बैंक को जो साख की अधिकतम मात्रा दी जाए उसको निश्चित कर सकता है और उसको विभिन्न क्षेत्रों में वितरित भी कर सकता है कि बैंकों को कह दे कि एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र में आपको इतने प्रतिशत 40% ऋण देना है, बाकी 20% आपको उद्योगों में देना है, इसके बाद 40% बचा वो सेवा क्षेत्र में देना है। तो इस तरह से बैंक क्या कर सकता है, साख की राशनिंग कर सकता है कि अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकता है। व्यापारिक बैंकों को ये कह सकता है कि कृषि क्षेत्र में आपको कितना ऋण देना है अधिकतम, औद्योगिक क्षेत्र में कितना ऋण देना है, सेवा क्षेत्र में कितना ऋण देना है। तो बैंक क्या कर सकता है, इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकता है कि जिस क्षेत्र में उसको सबसे ज्यादा ऋण दे, जिस क्षेत्र में साख का विस्तार करना है वहां पर साख की अधिक मात्रा निर्धारित कर सकता है, और जिस क्षेत्र में साख को नियंत्रित करना है उस क्षेत्र में साख की मात्रा को कम कर सकता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, इनमें परिवर्तन करके उस विशेष क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। ये जो उपाय हैं ये पूरी अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उस विशेष क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं जिस क्षेत्र में केंद्रीय बैंक को या सरकार को लगता है कि साख को नियंत्रित करना चाहिए। अब हम लेते हैं इसके जो बचे हैं अन्य उपाय कि इन उपायों में है कि बैंक क्या कर सकता है, यदि बैंक चाहता है, केंद्रीय बैंक की साख को नियंत्रित करना है तो व्यापारिक बैंकों से आग्रह कर सकता है कि उसकी जो मौद्रिक नीति है उसमें उसको सहयोग दें। यदि केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करना चाहता है तो व्यापारिक बैंक उसमें सहयोग दें। अब अगला है विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार। तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, समय समय पर अपनी जो नीतियां हैं उनको प्रचारित करता रहता है। उनका प्रचार प्रसार टीवी हो या न्यूज़पेपर्स हो या मैगजीन्स हो या केंद्रीय बैंक की और साइट्स हो, उन पर केंद्रीय बैंक इनका प्रचार करता रहता है। तो इन प्रचार के माध्यम से व्यापारिक बैंक और जनता जो है केंद्रीय बैंक की नीति के बारे में उनको जानकारी मिलती है और वो उसको अपनाने के लिए, मतलब उनको जानकारी रहती है कि केंद्रीय बैंक इस समय साख को बढ़ाना चाहता है या कम करना चाहता है। तो जिस क्षेत्र में केंद्रीय बैंक जाना चाहता है उस क्षेत्र में वो लोग काम करने लग जाते हैं, इनसे उनको जानकारी रहती है। अब है कि यदि मान लो इन दोनों उपायों से कोई भी बैंक या व्यापारिक बैंक कहना ना माने, ये दोनों उपाय हैं कि केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करना चाहता है, साख को कम करना चाहता है और व्यापारिक बैंक उसको विपरीत काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो केंद्रीय बैंक जो है वो व्यापारिक बैंकों पर डायरेक्ट एक्शन कर सकता है, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकता है और उनके बहुत सारी जो खाते वगैरह या जो भी केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंकों को सुविधाएं मिलती हैं उन सब सुविधाओं को केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, रोक सकता है, उन पर पाबंदी लगा सकता है कि ये बैंक यदि इस तरह से व्यापारिक केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति में सफलता ना दें तो वो उसमें उसको सहयोग नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो उपाय हैं इनको अन्य उपाय या अदर मेजर्स में हम लेते हैं। तो ये हो गए हमारे केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की जो नीति है वो, कि कौन कौन सी विधियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करता है। तो हमने इसमें 3 विधियां ले ली। परिमाणात्मक मुख्य रूप से 2 ही होती हैं, एक परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। परिमाणात्मक विधियों में हमने उन उपायों को लिया जो उपाय पूरी अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, और गुणात्मक विधियों में हमने उन उपायों को लिया है जो किसी विशेष क्षेत्र में साख को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा हमने लिए अन्य उपाय कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि केंद्रीय बैंक जो है
अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करता है, या व्यापारिक बैंकों से नैतिक अनुनय विनय कर सकता है, यदि वो ना माने तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। तो ये सारे हमारे उपाय हुए जिनके माध्यम से केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। इसकी सहायता से वो ये कर सकता है, साख का विस्तार कर सकता है और उसमें कमी कर सकता है। थैंक यू।